फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर आपके फर्स्ट पेपर की जो क्लासेस हैं वो लगातार रात 8 बजे से आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, सेकंड पेपर की क्लासेस रात 9 बजे से आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इससे पहले आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है, PYQ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सम्मिलित किए गए हैं। इसके साथ ही जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको अलग से एक बार दोबारा से जो है वो सॉल्व करा दिया जाएगा। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियाँ हैं? तो आपको याद रखना है, जो आदर्शवादी शिक्षा है इसकी कुल 8 विधियाँ हैं। कितनी? 8 विधियाँ हैं। आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियाँ बताई गई हैं। इसके बाद अगला सवाल है, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? ठीक है, प्रकृतिवादियों के लिए शिक्षा का जो आधार है वो आखिर क्या है? प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का जो आधार है वो मूल प्रवृत्ति हैं। जो हमारी मूल प्रवृत्ति हैं वो शिक्षा का आधार हैं। किसके अनुसार? प्रकृतिवादियों के अनुसार। इसके बाद अगला सवाल है, प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? तो ह्यूरिस्टिक विधि को जन्म दिया। प्रकृतिवाद ने सीखने की ह्यूरिस्टिक विधि को जन्म दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी विधि को? ह्यूरिस्टिक विधि को। और उसके बाद आप यहाँ अगला सवाल देख पा रहे होंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 124। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने आवश्यक माना है? ठीक है, प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसने आवश्यक माना है? प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? ठीक है, यहाँ पर किसने नहीं, किसे होगा। ठीक है, इस तरह से। तो प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है, आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो आवश्यक माना है वो इंद्रियों को माना है। किसे? इंद्रियों को। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला सवाल आपके सामने, प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार कर दिया? ठीक है, अस्वीकार यानी कि प्रकृतिवाद किसके महत्व को मानता ही नहीं है, यानी कि अस्वीकार कर दिया। तो प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, यानी कि ये ईश्वरवाद में विश्वास नहीं रखता है। प्रकृतिवाद जो है ईश्वरवाद में विश्वास नहीं रखता। इन्होंने आत्मा और परमात्मा के महत्व को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। उसके बाद अगला सवाल है, प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए? प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए। प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकृतिवाद के 3 रूप जो हैं वो बताए गए। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, और अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? जो प्रयोजनवाद है ये किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो ये आपको प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद जो है वो प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है, ये आपको याद रखना। अगला सवाल है, प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? जो प्रयोजनवाद है वो किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो ये ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। जैसे कि प्रकृतिवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसी तरह से प्रयोजनवाद भी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके बाद अगला सवाल है, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद है, इसके अनुसार कोई भी सिद्धांत है उसकी कसौटी आखिर क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की जो कटौती है वो उसकी उपयोगिता है। क्या है? उसकी उपयोगिता ही उसकी कसौटी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कसौटी है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की जो कसौटी है वो उसकी उपयोगिता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? जो प्रयोजनवाद है वो किस तरह के शासन पर, ठीक है, बल देता है? तो प्रयोजनवाद जो है प्रजातांत्रिक शासन पर बल देता है। ठीक, प्रजातांत्रिक शासन पर बल देता है। क्या? प्रयोजनवाद जो है वो प्रजातांत्रिक शासन पर बल देता है। इसके बाद अगला सवाल है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया यानी कि एजुकेशन किस तरह की प्रोसेस है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया? तो प्रयोजनवाद के अनुसार जो शिक्षा वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी? जो हमेशा चलती रहती है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? किस दर्शन का जो अर्थ है वो क्रियावाद और व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद और प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो वो है प्रयोजनवाद। ठीक है, क्या है? प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद दर्शन जो है इसका जो अर्थ है वो क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद और प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है?
किस दार्शनिक के अनुसार, दार्शनिक का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। प्रयोजनवाद जो है वो प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। ये किसका कहना है? ये जेम्स का कहना है। किसका? जेम्स का कहना है। ये आपको याद रखना। अगला सवाल है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? जो प्रयोजनवाद है इसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता जो है वो समाज की होती है। ठीक है, ईश्वरीय सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? समाज की है। ठीक है, इन्होंने समाज को सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद अपना अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का जो स्वरूप है वो व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि करके सीखने पर आधारित होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए प्रयोजनवाद के अनुसार। ठीक है, कैसा होना चाहिए शिक्षा का स्वरूप? व्यवहारिक होना चाहिए। मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है वो किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देती है? ये मानसिक मंद बालकों पर इन्होंने ध्यान दिया। मॉन्टेसरी ने मानसिक मंद बालकों पर ध्यान दिया, ये आपको याद रखना। अगला सवाल है, जनसंचार से आपका क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? जनसंचार। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक, तो सामान्यतः जनसंचार के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो ये जनसंचार का क्या तात्पर्य है? ऐसा साधन, ठीक है, जिनके माध्यम से, ऐसे अभिकरण जिनके माध्यम से, जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की हम जो सूचना है वो दूसरे व्यक्तियों तक सरलता से, आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, या फिर टेलीविज़न हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या, जनसंचार के ही जो साधन है वो अलग अलग रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन को आपको बताना है। ग्लिन और ग्लिन का अभिमत है, ग्लिन और ग्लिन का अभिमत है, सामाजिक परिवर्तन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को ही कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे ये बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप ही क्यों ना हुए। तो ये सारे के सारे क्या है, सामाजिक परिवर्तन की ही उदाहरण है। ठीक है, चाहे वो परिवर्तन किसी भी दशा में हो, भौतिक दशाओं में हुए हों, जनसंख्या की रचनाओं में हुए हों, ठीक है, या फिर जनसंख्या में वृद्धि होना एक तरह का सामाजिक परिवर्तन है, या फिर समुद्र के अंदर ही किसी तरह से सामाजिक परिवर्तन हुआ हो, ये सब परिणाम स्वरूप ही जो है वो होता है। तो इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्यालय तथा समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध पर कोई एक परिभाषा लिखिए। विद्यालय और समुदाय किस तरह से एक दूसरे के बीच घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का एक साधन है। विद्यालय क्या है? समाज है, समाज के चरित्र करने का एक, चरित्र को सुधार करने का एक साधन है। इसके बाद वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, ये विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। जो लोग विद्यालय का संचालन करते हैं और ठीक है, उनके विचारों और आदर्शों पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो निर्भर करती हैं, यानी कि शिक्षकों पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यालय जो है वो समुदाय के बीच एक घनिष्ठ संबंध बनाता है समुदाय के साथ। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि, अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे। अगला सवाल आपका, मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसका व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताना है। तो मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा करना उचित नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से सही बात है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। हमेशा बच्चों को ठीक से, प्यार से समझाना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए, कि ऐसा नहीं ओ भाई जहाँ तू बैठा है वहीं बैठा रहे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विद्यालय का जो वातावरण है वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। इसके बाद अगले बताया गया मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसमें बच्चों को, ठीक है, बालकों को जो लिखना है वो किस तरह से सिखाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चों को जो लिखना है वो कैसे सिखाया जाता है, तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति में जो बच्चों को लिखना सिखाया जाता है तो वो बच्चे से कैसे करवाया जाता है लिखना सिखाना, ये उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। लेखनी पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है, जिससे लिखा जाता है वो लेखनी होती है, लेखनी पकड़ने का अभ्यास। अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है और अक्षरों का उच्चारण उन्हें कराया जाता है, जिससे वे बच्चे लिखना जो है वो सीख जाते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 42 नंबर है, 142 नंबर का यहाँ पर सवाल है। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने हेतु शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है, उस यहाँ पट पर उसका नाम लिख देती है, फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना जो है वो सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, जब बालक को पढ़ना सिखाया जाता है तो शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को, ठीक है, जो चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो वस्तु है, कोई भी चीज़ मेज पर रख दी जाती है, ठीक है, और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख दिया जाता है। फिर बालक क्या है, बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्द को पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य जो पढ़ना है वो सिखा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मॉन्टेसरी पद्धति में जो है वो लिखना पढ़ना
सिखाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है उसे उसी तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और उसकी शिक्षा का जो प्रबंध है वो उचित तरीके से किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध वह इस तरह से किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जो भी समाज में आवश्यकताएं महसूस होती हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है मोंटेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या है। मोंटेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का जो प्रशिक्षण सिद्धांत है वो क्या है। तो मोंटेसरी कहती हैं कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो ज्ञानेंद्रियां उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए 7 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे पूछा रहा है गिजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है। गिजू भाई जो है इनका शिक्षक के संबंध में क्या विचार है। गिजू भाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना आवश्यक है, यानी कि शिक्षकों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है, जिसकी आपको अभी डीएलएड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो यहाँ पर बताया गया शिक्षक के बारे में कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है। जिस तरह से बालकों का आप मार्गदर्शन करेंगे एक शिक्षक के रूप में, उसी तरह से बच्चे भी आगे उसका पालन करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सवाल है गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है। तो बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम जो है वो है बुनियादी शिक्षा। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है कई बार। तो बेसिक शिक्षा को ही यहाँ पर बुनियादी शिक्षा बताया है किसने, महात्मा गांधी जी ने। प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है। जो प्लेटो हैं दार्शनिक, इन्होंने शिक्षा के संबंध में लिखा है कि शिक्षा प्रथम और श्रेष्ठतम वस्तु है जिससे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे उत्तम मनुष्य होते हैं वही प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा को, इन्होंने ऐसा कहा है। शिक्षा जो है वो पहली और श्रेष्ठ वस्तु है जिससे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। एमिल किसकी पुस्तक है, एमिल किसकी रचना है, ये चीज़ आपको बार बार बताई गई है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। एमिल की रचना किसने की है, रूसो ने की है, आपको याद रखना है। निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका प्रतिपादक कौन है। तो निषेधात्मक जो शिक्षा है उसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है, रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी जो शिक्षा थी वो निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था, यानी कि जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है वो पूरी तरह से औपचारिक शिक्षा होती है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो रूसो ने कहा था कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है ये 12 वर्ष तक बच्चों को नहीं दे जाना चाहिए, 12 वर्ष के बाद ही बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मल शिक्षा का इनका कहना था कि फॉर्मल शिक्षा जो है, जो आपकी औपचारिक शिक्षा है वो 12 वर्ष तक बच्चों को नहीं देना चाहिए और रूसो ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा का। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, ये आपको बताना। तो रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है पहला और दूसरा प्रकृति परिणाम के द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।